सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई सर? कहाँ से सफ़र शुरुआत हुआ सर? एक बार एक आर्टिकल आया होम्योपैथी के विषय में और उसमें वही छोटी छोटी डिब्बियाँ बनी हुई थी। तो मेरा ध्यान जो है वो तत्काल पहुंचा वहाँ। सर ये होम्योपैथिक कैसे वर्क करती है? लोगों को तो सर ये साबूदाने की टैबलेट्स लगती हैं सर। ये साइंस बिहाइंड दिस फ्रिक्शन क्या है सर? 3 मेजर लॉज है इसके पीछे। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिमम। सर आजकल हर घर में ये शुगर और बीपी बहुत कॉमन हो चुका है और वैसे भी इंडिया तो डायबिटीज़ कैपिटल है ही। सर इनके विषय में आपका क्या कहना है? अब ये कहलाती हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। हमारे देश में एकदम से लाइफ स्टाइल बदली, लोगों का रहन सहन बदल गया, इस वजह से बीमारियों के टाइप्स बदल गए। सर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या है? हेलो सतना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आया हूँ आज आशीष सर के पास में। आशीष सर होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, सर न्यूट्रिनिस्ट भी हैं, सर वेल्थ कोच हैं, बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं और सर से स्वयं मैं बहुत प्रेरणा लेता था। जब मैं अपने स्कूल टाइम में भी था तब भी और अब भी मैं सर के पास आता रहता हूँ। बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ट्रस्ट मी। सर ने अति समान परिस्थितियों से यहाँ तक का सफर तय किया है। अगर देखें तो सर शून्य से शिखर का एक उत्तम उदाहरण है। आइए मिलते हैं आशीष सर से। सर ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई सर? कहाँ से सफ़र शुरुआत हुआ सर? मेरा गांव यहाँ से 32 किलोमीटर दूर रहिकवारा है। मेरी स्कूलिंग वहीं रहिकवारा से ही हुई। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ। इसके बाद बचपन में मैं एक बार खुद बीमार हुआ। मेरे पिताजी मुझे लेके आते थे यहाँ। उस समय बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर BL यादव जी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। वोपिंग कफ का प्रॉब्लम था मुझे। वोपिंग कफ जनरल बोलचाल में कुकर खांसी बोलते हैं। गांव के लोग उसको कुकर खांसी बोलते हैं। तो मुझे लगातार खांसी आती थी। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया, पिताजी ने मुझे दिखाया तो डॉक्टर साहब ने पिताजी को बहुत डांटा। बोले बहुत देर कर दी आपने, बच्चा तो बहुत कमज़ोर हो गया है और इसकी तबीयत तो ऐसे बिगड़ती जाएगी। मैं तब तक होम्योपैथी के बारे में मतलब बाद में जाना, बहुत बाद का, लेकिन वो उन मीठी गोलियों से परिचित हो गया था बचपन में। क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे कुछ दवाइयाँ एलोपैथी की और कुछ छोटी-छोटी डिब्बियाँ दिया करते। मैं उन्हीं डिब्बियों को खाता था और मैं ठीक हो गया। फिर जब मैं 12th में था तो एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। मैं लगातार पेपर पढ़ता था। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर हमेशा रखते थे और वो हम लोग पढ़ते थे। एक बार एक आर्टिकल आया होम्योपैथी के विषय में और उसमें वही छोटी-छोटी डिब्बियाँ बनी हुई थी। तो मेरा ध्यान जो है वो तत्काल पहुंचा वहाँ कि मैं ये दवाइयाँ तो मैंने बचपन में खाई हैं, बहुत सारी खाई हैं। फिर मैंने वहाँ से खोजना शुरू किया कि मुझे ही पढ़ना है तो मैं इसमें कैसे एडमिशन लूँगा, कैसे क्या करूँगा। तो हमारे गांव के एक शिक्षक हैं, राजेंद्र सिंह बैस जी। उनको बहुत सारी चीज़ों का पर्याप्त नॉलेज रहता है, हर फील्ड का करीब-करीब। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो वो बोले कि हम बताएँगे पता करके कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या करना होगा, कैसे जाओगे? फिर हो गया, फिर वही PHUT करके एक टेस्ट होता था उस समय। मैंने वो एग्ज़ाम दिया, मेरी रैंक भी ठीक-ठाक थी। फ्री सीट में मेरा एडमिशन हो गया। मुझे सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और बस वहीं से सफ़र शुरू हो गया। बड़ा रोचक सफ़र है। हाँ, हाँ, बहुत आनंददायी। कमियों के साथ अपना जिस तरह परिस्थितियाँ अलाउ करती गईं, उस तरह आगे बढ़ते गए। सर ये होम्योपैथिक कैसे वर्क करती है? लोगों को तो सर ये साबूदाने की टैबलेट्स लगती हैं सर। ये साइंस बिहाइंड दिस फ्रिक्शन क्या है सर? होम्योपैथी असल में 3 मेजर लॉज़ हैं इसके पीछे, जिस पे ये वर्क करती है। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिमम। लॉ ऑफ सिमिलिमम का मतलब होता है कि हमारी जो पैथी है ये लाइक और लाइक्स पे काम करती है। मतलब समान से समानता का संबंध। जो बीमारी जैसी होगी, जिस तरह वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमको उसका इलाज उसी तरीके से करना होता है। हम डिजीज को सप्रेस नहीं करते, हम उसको क्योर करते हैं। तो पहला सिद्धांत तो ये हो गया जिस पे हमारी पद्धति काम करती है। दूसरा है हमारा
इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ये क्या होता है कि जैसे आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप भी फीवर से पीड़ित हैं, आप भी फीवर से पीड़ित हैं, तो एलोपैथिक चिकित्सक क्या करते हैं, वो पैरासीटामोल, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ अपने मनचाही दवाइयाँ जिनसे उनको लगता है कि हम ठीक कर पाएंगे, वो देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे डिजीज का नहीं, व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब मैं इंडिविजुअली इनका इलाज कर रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे पंखा नहीं भी चल रहा है तो इनको शिवरिंग हो रही है, फीवर के साथ शिवरिंग हो रही है, इनको प्यास बार बार लग रही है। वहीं बैठे मेरे इनके बाजू में दूसरे पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फीवर है। तो इन दोनों का इलाज मैं अलग अलग दवाइयों से करूँगा। इलाज बुखार का ही है लेकिन दवाइयाँ बदल जाती हैं। इस तरह होम्योपैथी काम करती है। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मिनिमम। वो मिनिमम डोज के लिए हम, और इसमें दवा का जितना कम से कम और न्यूनतम डोज जितना हम दे सकते हैं उतना हम देते हैं। इसीलिए हम छोटी छोटी गोलियों में होम्योपैथी की दवाइयाँ ऐड करके और पेशेंट्स को खाने के लिए देते हैं। तो मेन 3 सिद्धांत हैं जिस पे हमारी पैथी वर्क करती है, और इसी से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। सर ये जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, ये किन किन बीमारियों के लिए कारगर और एक्यूरेट इलाज करता है सर? होम्योपैथी एक्चुअल में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की डिजीज़ में अच्छा वर्क करती है। लेकिन क्रॉनिक डिजीजेज जैसे लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, गठिया, बात, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका डिस्टर्ब चल रहा है, और स्किन के प्रॉब्लम्स जो कि करीब करीब लोग कहते हैं कि लाइलाज होते हैं, इनमें अच्छा काम करती है। और हम लोग इतने सालों से इसमें सेवा दे रहे हैं तो हमने कई सारे मरीजों को इनसे ठीक किया है। सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है सर, डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक एंड नॉन क्रॉनिक डिसीज बताइए। अच्छा। क्रॉनिक डिजीज कहलाती हैं जो बीमारियां लगातार कई वर्षों से आपके शरीर में है ना, उनको अपन क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। एक्यूट डिजीज होती हैं जो विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ है ना शॉर्ट पीरियड में भी आई हैं, उनको अपन एक्यूट डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्दी का हाँ हाँ, सर्दी खांसी जुकाम, अगर आपको कल फीवर आ गया तो ये एक्यूटनेस है, तत्काल तत्काल आए, इसलिए अपन इसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब होता है कि वो सालों से चला आ रहा है। जैसे अस्थमा है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी को बार बार हो जा रहा है, रिपीट मोड में अगर कोई चीज़ आती है तो क्रॉनिक डिजीज कहलाती है। सर आजकल हर घर में पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सर ये शुगर और बीपी बहुत कॉमन हो चुका है, और वैसे भी इंडिया तो डायबिटीज कैपिटल है ही। तो सर इनके विषय में आपका क्या कहना है? अब ये कहलाती हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। हमारे देश में एकदम से लाइफ स्टाइल बदली, लोगों का रहन सहन बदल गया, इस वजह से बीमारियों के टाइप्स बदल गए। पहले हमारे पूर्वज जो थे वो मेहनत कश थे, खेतों में काम करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, पैदल बहुत चलते थे, इसलिए वो फिट थे। और बाजार की बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए उपलब्ध नहीं होती थी, तो ये भी कारण है कि वो फिट थे। अभी क्या है, अभी बाजारवाद है, पूंजीवाद है, हर जगह ठेले, मॉल्स, खाने पीने की चीज़ें इजीली अवेलेबल है, तो लोग बाहर निकले आउटिंग में, उनको एक्सरसाइज करना नहीं, और उस तरह मेहनत भी हम नहीं होती, खेतों में मेहनत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता है। तो ये जो बीमारियां हैं ये ज़्यादातर आलस्य की वजह से आ रही हैं, और हमारे अवेयरनेस ना होने की वजह से आ रही है। हम जितने अवेयर होते हैं वो लोग फिट फाट रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए और ये ना हो, ये जानने के लिए हमें इनके बारे में पढ़ना और जागरूक रहना होगा। सर ये शुगर बीपी जो है सर, इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि सर ये जेनेटिकली भी आ जाती हैं। तो सर जिनको पता है कि मेरे पेरेंट्स को हो रखा है, तो वो कैसी लाइफस्टाइल अपनाए, कौन कौन से प्रिवेंशन लें कि उनके तक ये बीमारियां ना पहुंचे? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल की युवा पीढ़ी तो वैसे भी बहुत लग्जरी और बहुत आलसी होती जा रही है, तो उनको आज नहीं तो कल तो ये होना ही है। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें उन बेकार की चीज़ें खाने पीने से बचना है। जैसे अगर हम अपने खाने में से शुगर को टोटल इग्नोर करना शुरू कर दें,
और उसकी हमारे शरीर में कोई ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में, वो तो मीठा जहर है। वो धीरे 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 क्या होता है, जब हम शुगर लेते हैं खाने में तो हमारी खाने की क्रेविंग और बढ़ जाती है, खाने की इच्छा और बढ़ती है, ना कि मीठा खाने की। वो आपके रोटी खाने की भी, चावल खाने की भी इच्छा को बढ़ाती। तो इस तरह अगर आपकी डाइट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए तो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि क्रेविंग बढ़ेगी तो आप ज़्यादा खाएंगे। आप ज़्यादा खाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल वैसे हेल्दी है नहीं, फिट रहने का आपका आदत नहीं है, तो धीरे धीरे लोग बीमार होते जाते हैं। ऐसे सोडियम इंटेक के साथ है, लोग धीरे धीरे चिप्स, कुरकुरे और ये क्रंची चीज़ें खाते 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 बीपी के मरीज बन जाते हैं। तो ये बाहर की जो डेड फूड्स है, मैं इनको डेड फूड्स बोलता हूँ क्योंकि ये लिविंग फूड्स नहीं है। पैकेट बंद चीज़ें दैट मीन्स डेड फूड। अगर आप ये डेड फूड्स लेंगे तो आपका बीमार होना तय है। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपनी निर्भरता कम कर दें बाहर खाने की, हेल्दी चीज़ें अपने घर में खाएं और जितना कम हो सके चीनी उतना कम, नमक उतना कम और फ्राइड चीज़ें जितना इग्नोर हो सके उतना ज़्यादा इग्नोर करें, क्योंकि ये एक बार आपके गट हेल्थ को ख़राब करना शुरू करता है। आंतें जो होती हैं इनसे हमारा जीवन तय होता है। जितनी हेल्दी आंतें होंगी उतना लंबा जीवन होगा, ये बिल्कुल तय है। बच्चों की जो आंतें होती हैं बिल्कुल हेल्दी होती हैं, इसीलिए उनमें इम्प्रूवमेंट, उनमें ग्रोथ, उनमें सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी आंतों में ये कचरा लोड होता जाता है और हम बीमार रहने लगते हैं। एक बार हमारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, एक बार ये डिस्टर्ब हुए, ये करीब 1.25 लाख 1.5 लाख इनकी प्रजातियां होती हैं। और ये धीरे धीरे जब हम ये ऊट पटांग खाना खाते हैं ये कम होती जाती है। उसको खाना ऐसा है कि उसको किल करता है। जैसे जैसे वो किल होते जाते हैं हमारा गट हेल्थ खराब होता जाएगा। फिर गट हेल्थ खराब होगा, फिर हमारा मूड खराब होगा, मूड स्विंग होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। इस तरीके से हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारी पूरी लाइफ जो है वो खराब होते जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि अच्छा हेल्दी खाना चुनें, अपने गट हेल्थ को प्रॉपर रखें और इन बीमारियों से बचे रहें। सर सर मैंने भी डॉक्टर पॉल है सर, बहुत फेमस है गट हेल्थ को लेके, तो मैंने उनसे सुना था कि आपका गट हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली डिफाइन करता है। अगर आपका गट हेल्थ नहीं अच्छा तो एनी हाउ कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहेगा सर। बट कंसर्न मेरे को खुद भी हो गया सर शुगर पर शॉर्ट को लेकर, मैं तो आज से कम करने वाला हूँ सर। सर एक प्रॉपर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितने हद तक का वो शुगर और सॉल्ट ले सकता है सर? मिनिमम 5 ग्राम्स साल्ट, 5 ग्राम शुगर। और क्या है कि कुछ फैट ज़रूरी भी है हमारे बॉडी के लिए, फैट कुछ ज़रूरी है। तो आप क्या है कि रिफाइंड ऑयल और ये ऑयल छोड़ दें, आप उसके लिए ड्राई फ्रूट से जो नट फैट आता है, नट गुड फैट्स। है ना, तो गुड फैट्स आप इनके थ्रू ले सकते हैं, अखरोट से, बादाम से, काजू से। ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ये 70% इसको फैट की आवश्यकता होती है। तो अगर हम जीरो फैट कर देंगे तो हमारा ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा। तो इसको हेल्दी रखने के लिए अपन को फैट भी चाहिए, तो अपन नट्स के थ्रू लें, वो ज़्यादा अच्छा है। सर मुझे यहाँ पे एक और चीज़ याद है सर कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है सर ये? गुड कोलेस्ट्रॉल यही है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। और जो भी हमारे आर्टरीज में टार की तरह जमा हुआ है जिसको अपन बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसी की वजह से आज युवा पीढ़ी को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो सर ऐसा है क्या कि गुड कोलेस्ट्रॉल गुड फैट से आएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बैड फैट से आएगा? जी यही है। तो गुड फैट के सोर्स अपने नट्स हो गए, हाँ, नट्स हो गए। आलमंड से सारी जितनी हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल का अपना फ्राइड चिप्स ये। हाँ, ये जो ये आर्टिफिशियल जितनी चीज़ें हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जनरेट करेंगी और गुड कोलेस्ट्रॉल जनरेट होगा जितनी नेचर ने हमें दी है। फैट लेना है ब्रेन हेल्थ के लिए, बट हाँ, गुड फैट लें। गुड फैट लेना। आप गाय का घी ले सकते हैं, आप सारे नट्स ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, जैतून के तेल से फ्राइड चीज़ें अगर कभी खाना है तो खाएं, अदरवाइज इग्नोर करें। सर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ऑयल सर, क्योंकि कॉमन लोग ऑलिव ऑयल। हाँ हाँ, जी जी। सर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग या आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या है जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, हम हेल्दी भी रहें, हमारे
आपको फैमिली के लिए भी टाइम मिले, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम, एक क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए सर? क्या है कि ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए। इन 24 घंटों को हम साइंस के अकॉर्डिंग और राइटर्स जो अच्छे अच्छे लाइफ स्टाइल में जिनने अच्छी किताबें लिखी हैं, मोटिवेशंस लिखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट में बाँटते हैं। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है 8 + 8 + 8। 8 घंटे हमें नींद लेनी है, पहला, ताकि हम हमेशा फ्रेश फ़ील करें, हमारे मसल्स जो है वो टायर्ड फ़ील ना करें, वो एनर्जेटिक फ़ील करें, उनका ब्रेकडाउन ना हो, पहला नियम। दूसरा नियम, अपना वर्क मेंटेन करने के लिए 8 घंटे हमारे पास 8 घंटे अपने काम के लिए हैं, और बचे हुए 8 घंटे में हमें पढ़ने, खेलने-कूदने, एक्सरसाइज, अपने सोशल नेटवर्क, इन सारी चीज़ों के लिए हमें 8 घंटे देने। ये बहुत सिंपल है लेकिन लोगों से हो नहीं पाता है। वैसे देखा जाए तो भाई सोने के लिए भी 8 घंटे आपको मिल गए, काम करने के लिए भी 8 घंटे आपको मिल गए, और एक्स्ट्रा 8 घंटे ऑलरेडी बचे हुए हैं। 8 8 8 यस, 8 8 8 का। तो 8 घंटे आपके पास ऑलरेडी बचे हुए हैं, उसमें आपको अपने शौक पूरे करने हैं। स्विमिंग करते हैं आप स्विमिंग करिए, खेलते हैं खेलिए, पढ़ते हैं पढ़िए, एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करिए, म्यूजिक सुनिए, इस तरह से लाइफ बैलेंस रहती है। तो 8 8 8 का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला है। फ्रेंड्स के लिए भी 8 घंटे आप पढ़ाई करोगे, 8 घंटे अपना स्लीप जेन दे दो। जिस व्यक्ति ने अपने अर्ली लाइफ में ये चीज सीख ली है, उसकी पूरी जिंदगी एकदम खुशनुमा गुजरने वाली है, हेल्दी और खुशनुमा। क्योंकि पैसे भी कमाने हैं तो खुश रहने के लिए ही तो कमाने हैं। तो लाइफ जब बैलेंस होगी तभी तो आप खुश रहेंगे। सर, आपके अकॉर्डिंग व्यक्ति को कितना न्यूट्रिशन इनटेक करना चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन ले, कार्ब्स ले? सर कई लोग कहते हैं कि कुछ डेली हैबिट में कुछ फ्रूट ले लो, अपना आंवला ले लो, एलोवेरा कंजम्पशन करो, तो एग्जैक्टली से हमें अपने लाइफ में करना क्या चाहिए? मैं आपको एक ऑल इन वन चार्ट बताए दे रहा हूँ, जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है। क्योंकि अभी शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो पैसे कमाते हैं, उनके पास पैसा रहता है, लेकिन यही सेम डाइट प्लान एक गांव का या बिना कमाने वाला आदमी फॉलो नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं, तो सबसे पहले या तो एल्कलीन वाटर लीजिए। अगर एल्कलीन वाटर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप तांबे के पात्र में रखा हुआ जल लीजिए। सुबह की शुरुआत आप यहाँ से करिए। इसके बाद आप फ्रेश होइए, उठिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वॉक पे जाइए। वॉक से आने के बाद आप थोड़ा सा स्प्राउटेड और नट्स का कॉम्बिनेशन लीजिए। इससे आपको जो जितनी मात्रा में चाहिए है वो सब मिल गया। ठीक। इसके बाद आप थोड़ा लिक्विड में लीजिए। उसमें आप आंवले का जूस ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, आपको फ्रूट जूस अच्छे लगते हैं तो आप वो ले सकते हैं। आपको और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी वाले ड्रिंक चाहिए तो उसमें गाजर, चुकंदर या कुछ फ्रूट मिक्स करके जूस बना के लीजिए। फिर आप अपने घर का बना हुआ हेल्दी खाना लीजिए, जो भी आपके किचन में बनता है वो थोड़ा-थोड़ा सब लीजिए। उसमें ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा आप ऑयली चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए हमेशा खराब ही रहे। फिर ये तो दोपहर तक का भोजन हो गया। फिर इवनिंग में 3 से 4 बजे थोड़ा-सा एनर्जी का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तो थोड़ा स्नैक्स ले लीजिए, हेल्दी स्नैक्स लीजिए। उसमें भी लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बिस्किट ले लेंगे और नमकीन ले लेंगे, ये बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि आप एक तरफ चीनी को इग्नोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अगर 2 बिस्किट भी ले रहे हैं, तो सोचिए एक बिस्किट में, ओरियो के एक बिस्किट में सोचिए करीब 10 ग्राम चीनी होती है। तो उतना इंटेक तो आपने एक बिस्किट भी ले ली तो एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए बिस्किट इग्नोर करिए, आप भूंजे चने, भुजी हुई मूंगफली, ये चीज़ें लीजिए। और नाइट का भोजन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, ताकि उसको पचने में थोड़ा वक्त मिले। क्योंकि हमारे जो डिनर का टाइम होता है और हमारे सोने के टाइम के बीच में कम से कम 3 घंटे का हमको गैप मिल जाए, तो वो लाइफस्टाइल सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल होगी। अब कई कामकाजी लोग हैं जो बाहर वर्क करते हैं, लेट नाइट आते हैं, तो उनकी मजबूरियां हैं, तो उनको ऐसा लेट नाइट ही लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी
अगर रात में वो खाना खाते हैं तो वो कोशिश करें कि जितना भी हैवी फूड्स है वो इग्नोर करें, लाइट फूड लें और अपनी क्रेविंग से थोड़ा कम खाएं, तो हेल्दी बने रहेंगे, उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। सर ये ABC जूस भी बहुत फेमस है सुबह के लिए, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, जी जी। तो उसका भी बेनिफिट है? हाँ बिल्कुल है। उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड मिल जाता है आपको एप्पल जूस में, बीटरूट्स में आपको कांजी एक स्पेशल पेय होता है, जी, ये फर्मेंटेड वाटर बन। ये वर्क करता है आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा। तो पहले के दौर में लोग बनाते थे, अभी तो कोई बनाता नहीं है, अभी भी जागरूक लोग जो हैं वो करते हैं। तो कांजी बनाने के लिए लोग बीटरूट को कट करके और रख लेते हैं, क्रश करके, मैश करके, और थोड़ा सा सरसों सरसों के दाने क्रश करके डाल देते हैं और रख लेते हैं, आराम से एक एक गिलास पीते रहते हैं। इससे बढ़िया उनका गट हेल्थ मेंटेन रहता है और एंजाइम्स मेंटेन रहते हैं। सर सोशल मीडिया आने के बाद हुआ क्या कि लोगों का स्लीप टाइम कम भी हुआ है और बहुत ही खराब हो गया है। मतलब लोग तो बहुत लेट लेट सोते हैं, 1 बजे 2 बजे लोग सो रहे हैं अपना इंस्टा स्नैप के बाद में। तो सर डिसएडवांटेज, अगर हम अच्छी स्लीप नहीं लेते तो उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है और अच्छी स्लीप लेने के एडवांटेज क्या क्या है? अब स्लीप जो है वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है, इसलिए वो प्रॉपर और पर्याप्त होना चाहिए। अगर ये कम होती है तो हमारा मूड स्विंग जल्दी जल्दी होगा, हम इरिटेटेड रहेंगे, हमारा काम में मन नहीं लगेगा, और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये कम होते जाते हैं, तो हम चिड़चिड़े होते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो हमारी जो वर्क लाइफ है वो भी खराब होती है, हमारी जो सोशल लाइफ है वो भी खराब होती है, और हमारा हेल्थ है वो तो ऑलरेडी खराब हो ही रहा है। इसलिए हमको अगर हेल्दी बने रहना है तो पर्याप्त स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो यूथ के लिए तो मेरा सुझाव है कि जब भी आप बेड में जाएं फ़ोन लेके ही मत जाएं, और जब तक आप अपने काम में ना आएं तब तक फ़ोन को टच ना करें। इस तरह से अगर आप अपने और फ़ोन के बीच में 12 घंटे की भी दूरी मेंटेन करते हैं तो 12 घंटे चलेगा। वर्क टाइम में आप 12 घंटे ना ले भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब सोने जाने से पहले हमको ब्लू लाइट को दूर कर, जी, बिल्कुल। तो हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर हाँ, दी जाएगी। बेटर होगी। और सर मेरा ये मानना है, मैंने जब से अपने स्लीप पे वर्क किया है तो मैं तो ये चीज़ कह सकता हूँ कि स्लीप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ। अच्छी स्लीप है तो हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। और कहते हैं ना सर, हर चीज़ में आपका मन लगेगा। स्वस्थ शरीर पे ही स्वस्थ मन का वास होता है और बिल स्वस्थ मन पे ही अच्छे विचार आते हैं। जी, जी। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। इसके अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं तो डे टू डे लाइफ में आपको आनंद आने लगेगा, वो आपको दिखने भी लगेगा कि नहीं मैं चीज अच्छी कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या होता है कि जब अच्छी आप स्लीप लेते हैं तो आपका माइंडसेट भी अच्छा रहता है, विचार क्रिएटिविटी आती है। और जब आप क्रिएटिव होंगे तभी तो कुछ अच्छा आप कर पाएँगे, विचारवान होंगे, अच्छे विचार आएँगे, अच्छा काम करेंगे, और इसका रिफ्लेक्शन आपके हर काम में दिखेगा। इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सर ये फुल बॉडी चेकअप का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अपने यहाँ सर बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं। लोगों को लगता है जब तक मैं बीमार नहीं हो जाता, बीमार नहीं, बहुत बीमार नहीं होता, तब तक मुझे डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही नहीं है। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है फुल बॉडी चेकअप का? अभी क्या है कि हमारा देश थोड़ा-सा पिछड़े देशों में आता है, यहाँ थोड़ा-सा लोग क्या है कि अवेयर तो है ही नहीं है, हैं भी तो कुछ परसेंटेज में, मतलब बहुत ही कम। विदेशों में जिस तरह अपने यहाँ क्लिनिक्स चलते हैं, तो इनको इलनेस सेंटर बोलते हैं। इलनेस सेंटर का मतलब है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, तब हमसे लोग कंसल्ट करने आते हैं सर। विदेशों में यही कॉन्सेप्ट है, वेलनेस सेंटर चलते हैं। वो पहले से ही अवेयर है और हर 1 साल में वो अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। जो भी चीज़ें उनके ऊपर-नीचे होती हैं, उस पे वर्क करते हैं, अपने हेल्थ कोच या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इतना वर्कआउट करिए, इनटेक में ये चीज़ें कम कर दीजिए या इनटेक में ये ज़्यादा कर लीजिए। इस तरह उनका बॉडी बैलेंस बना रहता है। सर जो हमें देख रहे हैं उन्हें फुल बॉडी चेकअप में उनका सारा बॉडी पार्ट कवर हो जाएगा। जी, जी, जी। तो सर वो कौन कौन से चेकअप होते हैं? फुल बॉडी चेकअप में सबसे पहले तो अपन को अपना जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जी, इनको तो कवर करने वाला बॉडी चेकअप ले ही लेना चाहिए। उसमें से सीबीसी है, CBC। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, अपना हीमोग्राम, ये सारी चीज़ें अपन को करा लेना चाहिए। इसमें से एक आइडिया हो जाता है कि हमारी अगर ये चीज़ें सही हैं, मतलब हमारा
ओवरऑल बॉडी, हाँ बॉडी अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनमें से कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनको करेक्ट करें। सर प्रेजेंट लाइफस्टाइल जो है लोगों की, जो खराब लाइफस्टाइल, उसके अकॉर्डिंग सर लीवर, फैटी लीवर सर बहुत ही कॉमन हो चुका है। इवन दो मैंने कुछ आर्टिकल्स और कुछ डाटा इंडिया के बारे में स्टडी ये भी किया कि 10 में से 4 या 5 लोगों को, 50% लोगों को फैटी लीवर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सर इसमें अपना फैटी लीवर की समस्या आज की डेट में वो हमारे लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है। हम जिस तरह का खाना चुनेंगे हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। अब हम खाना ही अनहेल्दी चुन रहे हैं, इसलिए हमारे बॉडी में फैट जो है वो इकट्ठा हो रहा है। फैटी लीवर में क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फैट, जो भी एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सोडियम, ये चीज़ें जब हमारे बॉडी में जाती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं और लीवर का साइज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि लीवर को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। इस वजह से हमारा लीवर जो है अभी बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से उसकी इनसफिशियंसी कम होती जा रही, और यहीं से जन्म लेती हैं ढेर सारी क्रॉनिक डिजीजेस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे हमारा यूथ जूझ रहा है और आगे चल के जूझे। अगर आंखें आज नहीं खोली गई तो मुझे लगता है कि कैंसर से भी बड़ा रूप लेने वाला है। कैंसर तो भाई है एक समस्या हमारे देश के लिए, लेकिन ये जो है ये और बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि इसको खराब करने के लिए जगह जगह ठेले, चाट, पकौड़े ये मौजूद हैं। और ये जो भी टेस्टी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारी जीभ को अच्छी लगती हैं, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित तो करती हैं। एक डार्क टेम्पटेशन तो बना ही रहता है, आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, आज इसके पकौड़े कल उसकी मगौड़ी। लोग यहाँ तक कि दुकानों के नाम याद करके उन्हें रखें कि आज इसके यहाँ खाना है कल उसके यहाँ खाना है, अगली बार जाना है तो यहाँ जाना है। मतलब हम एक गाड़ी में हम 8-10 लाख की गाड़ी आती है, एक गाड़ी में हम पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते, डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डालते, उसकी हम इतनी केयर करते हैं उसको ठीक ठाक रखने के लिए। यहाँ मिलियंस की बॉडी, बिलियंस की बॉडी है ये, और इसकी कोई केयर नहीं, जो मन आता है वो डालो और जितना मन आता है उतना डालो, है ना। तो अगर आपको ये है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे सुधार करना है अपने खान पान में। जब आप हेल्दी खाना चुनेंगे तो वो भी हेल्दी रहेगा, और जब लीवर हेल्दी रहेगा तो आप ये मान लीजिए कि सब कुछ हेल्दी ही। और यूथ के बीच में से जो चाइनीज फूड कॉमन हो रखा है, पिज्जा स्पेशली, ये साइकिल, ये तो पिज्जा नहीं, पिज्जा बर्गर बहुत ज़्यादा सर। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आप ये मान लीजिए कि ये हमारे यूथ को खराब करने के लिए, और हमारे देश को वैसा कहा जाए तो बीमार किया भी जा रहा है मार्केटिंग के थ्रू। अभी इस पे चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है। चाइना ने अभी क्या किया है कि चाइना ये जान गया है कि अगर हमें दुनिया में कॉम्पिटिटिव बने रहना है तो हमें अपनी जनरेशन को हेल्दी रखना देगा, क्योंकि हम बीमार जनसंख्या के साथ बहुत अच्छी इकोनॉमी और बहुत अच्छी जीडीपी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो चाइना ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। चाइना में 7 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट नहीं खुले रहते हैं। वर्क कल्चर ऐसा कर दिया गया है कि आपको 5 बजे छुट्टी कर ही देना है, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के, ताकि लोग जाएं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं, समय से खाना खाएं, फिर अच्छा टहलें, फिर अच्छी नींद लें और हेल्दी होते चले जाएं। क्योंकि हेल्दी जनरेशन ही, हेल्दी जनसंख्या ही आप अपने देश को ऊपर ले जा सकती। हमारे देश में जनसंख्या तो है लेकिन वो बीमार जनसंख्या है, और जब हम खुद में उलझ जाएंगे, अपने बॉडी में ही उलझे रह जाएंगे, तो हम अपनी जीडीपी में क्या योगदान देंगे? उल्टा हमारे पैसे तो हमारी दवाइयों में खर्च होंगे। तो हम अपना भी हित करेंगे, अपने देश का भी हित करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी का भी हित करेंगे। और सर टेस्टी फूड कुछ नहीं है सर, बस सिंपल सा शुगर, सॉल्ट और फैट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो हमारे ब्रेन को अच्छा रास्ता कर, हमारे डोपामाइन लेवल को शॉर्ट टर्म में स्पाइक कर देता है। स्पाइक कर देता है, इस वजह से लोगों की चाहत बढ़ती जा रही है उस ओर। और सर मैं जो सोचता हूँ, जब भी मैं खाने जाता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं फूड को टेस्ट के अकॉर्डिंग ना चुनूँ, उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू के अकॉर्डिंग चुनूँ। बिल्कुल। तो आप लगभग 100% अगर आप किसी भी फूड को उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं, तो फिर आपके उस पर बैड फूड तो नहीं है टेबल में। क्योंकि सेम सेम कंसर्न मेरा भी रहता है। मैं टेस्टी नहीं, मैं हेल्दी खाना चुनता हूँ। मुझे खाने के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरे लिए हेल्दी है तो उसमें कोई टेस्ट नहीं है, मैं उसको फिर भी खाऊंगा। और अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी खाने में, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है,
तो मैं उसे नहीं खा सकता, चाहे जो हो जाए। और सर ले देखिए एक बहुत 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 ही ज़्यादा कम नॉलेज वाले व्यक्ति को ही पता है कि समोसे में कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई न्यूट्रिशन में कोई न्यूट्रिशन नहीं था। फैट का वो ऑयल्स का पूरा का पूरा भंडार है बस। वो आपके हेल्थ को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं दे सकता आपको। तो सिंपल कंसर्न है कि आप जब भी फूड चूज करें तो न्यूट्रिशियस वैल्यू के अकॉर्डिंग चूज करें, ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग। यस। सर आपको इंडियन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना है पेरेंटिंग को लेके, कैसे बच्चों की परवरिश हो करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे, अपने आप को डेवलप करे, वो पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें सर? क्या है कि सबसे पहले, अब चूंकि मैं खुद किताबें पढ़ता हूँ इसलिए मैं सलाह दूंगा कि पेरेंट्स भी पढ़ें। एक बुक है, पुश योर सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। पुश योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। इस किताब को पढ़ें तो फिर वो ये समझेंगे, ये जानेंगे कि हमारे जीवन में जो भी आता है वो ज़बरदस्ती थोप के नहीं आता है, जो कि हमारे पेरेंट्स आज कर रहे हैं। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों पे, कुछ बड़ा बनने का, कुछ बड़ा करने का, लाइफ में ऐसे सेट होने का। ये ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें रेडीमेड होती हैं कि हमने उसको थोप दिया और वो बन जाएगा। आप शुरू से आदत डालिए, आप आदत डालिए उसको डिसिप्लिन करने की, आप आदत डालिए उसको कंसिस्टेंट करने की। देन जब ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जब उसके जीवन में आ जाएगी तो फिर वो एक्शन अपने आप आएगा और अचीवमेंट अपने आप आएगा। और ये हर फील्ड में लागू होता है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट का हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन रखें, कंसिस्टेंट रखें, जो भी वो कर रहा है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए। जो भी उसकी हॉबी है, जो भी वो करना चाहता है, उसका माइंडसेट यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, एकदम फोकस्ड होना चाहिए वो। और देन वो जो भी वो चाहेगा वो अचीव करेगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप इसी पे ध्यान दें और यही करें। सर ये हेल्थ कोच से वेल्थ कोच की तरफ का सफ़र कैसा रहा सर? कोविड के टाइम में क्या रहता था कि मैं मोस्टली टाइम फ्री रहता था, हर कोई ही फ्री रहता था, तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। तो मैं किताबें पढ़ता था। स्टडी के दौरान, किताबें पढ़ने के दौरान मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और वेल्थ वाली बुक्स भी मिली पढ़ने के लिए। वहाँ से मेरा ध्यान थोड़ा वहाँ आकर्षित हुआ और मैंने फिर उनको थोड़ा पढ़ना और तेज़ी से शुरू किया। उसमें से एक फेमस बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस है, करीब करीब सब लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो जब मैंने वो पढ़ी तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा जागी। फिर थोड़ा उसका वन स्टेप और आगे बढ़ने के लिए मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, बेंजामिन ग्राहम की। तो उसने तो मुझे झकझोर ही दिया। उसने मुझे ये सिखाया कि अगर आप कंपाउंडिंग नहीं जानते तो आप जीवन भर पैसे चुकाएंगे, और अगर आप कंपाउंडिंग जानते हैं तो आप जीवन भर कमाएंगे। तो इस बात को मैंने अपने लाइफ में उतारा, कैलकुलेशंस किए और जाना कि अगर मैं अपनी अर्निंग से थोड़ा पैसा निकाल के और इसमें मार्केट में, अब चूंकि मार्केट ही है जो हमारे वेल्थ को कंपाउंड करेगा, तो फिर मैंने मार्केट सीखा, मैंने मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा डाला और वो आज अच्छा खासा फंड है। सर का बहुत हाई पोर्टफोलियो है शेयर का। हाँ, हम वो डाटा एग्जैक्टली बता नहीं सकते बट समझिए बहुत हाई पोर्टफोलियो, 2-3 फॉर्च्यूनर तो आ जाएंगी कैश में। सर ये कंपाउंडिंग एग्जैक्ट है क्या सर? देखिए, कंपाउंडिंग को अपन सरल शब्दों में समझते हैं सर। सरल शब्दों में कंपाउंडिंग ऐसी है कि जैसे कोई बच्चा बचपन से लेके और अपने जवानी तक जितनी चीजें सीखता है, कलेक्ट करता है अपने माता से, पिता से, सबसे, वो जैसे ही ग्रो होता है, एडोलसेंट स्टेज में आता है, उसका विकास और तेजी से होने लगता है। जैसे आपके शरीर का विकास, आपकी बुद्धि का विकास थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, लेकिन जैसे आप 14-15 के होते हैं आप जस्ट डबल हो जाते हैं सर, बुद्धि में, विवेक में, शारीरिक क्षमताओं में। सेम यही वर्क है कंपाउंडिंग का। आप थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और कंपाउंडिंग जब होगी तो सीधे 3x 4x 5x और मल्टी एक्स, फिर वो मज़ेदार हो जाती है। यही है कंपाउंडिंग। ऐसी वेल्थ के साथ आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, अब वो कंपाउंडेड होता है, मल्टी एक्स हो जाता है।
फिर वो आपको असली रिच बनाता है। सर ये जो शेयर मार्केट है या मार्केट है, अगर कोई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो मैं तो पहले यही कोशिश कहूँगा कि भाई आप डायरेक्ट पैसे लेके मार्केट में मत कूदो, पहले आप उसका अध्ययन करो, उसकी स्टडी करो। तो सर वो अध्ययन कैसे चालू किया जाए सर? शेयर मार्केट एक ऐसा समंदर है जो इंसान को चाहे जितना दे जाए, सब तो लेकिन अब वो लेगा कितना, ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो वो जितना पढ़ा होगा, जितना समझा होगा, वो उतना लेगा। इसके लिए ज़रूरी है अध्ययन का होना। तो सबसे अच्छी टेक्निक है, मुझे पूरी दुनिया भर की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं और जितनी स्टडी है, लोगों का कल्चर है, किस तरह वो पैसे बचाते हैं, उनमें सबसे अच्छा लगता है जापानी कल्चर। जापान के लोग किस तरह अपने पैसे को लेकर सजग और व्यवस्थित हैं, आनंदित हैं और सम्मान की ज़िंदगी जीते हैं, शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं। ये सबसे ज़्यादा आनंददायी है जापान में। तो वो किस तरह करते हैं, ये मैंने स्टडी की। तो मैंने जब रिच डैड पुअर डैड ही पढ़ी, तो मैंने ये देखा कि रॉबर्ट कियोसाकी, इनका जो ओरिजिन है ये अमेरिकन प्लस जापानीज, इनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई जापान से है और कोई ना कोई अमेरिका से है। तो इनने अपनी जितनी थ्योरी है, इनने पूरा का पूरा जापानी थ्योरी को ही इनने शामिल किया हुआ है, बचत में, इन्वेस्टिंग में, वेल्थ क्रिएशन में। तो जापान में एक शब्द है काकीबू। काकीबू का मतलब होता है डेली डायरी। हम जो भी खर्च करेंगे हम उसे नोट करेंगे। जब हम उसे नोट करेंगे तो हम नोटिफाई कर पाएंगे बकायदा कि हम एक्स्ट्रा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि हम अपने खर्चों को कैसे कट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, हम उसको कैसे कट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक्स्ट्रावेगेंट होने से बच जाते हैं, कुछ पैसे बचा लेते हैं और फिर शुरुआत होती है उनको सही जगह डालने की, है ना? तो सबसे पहले तो बचाना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, लगाना तो बाद में आएगा। तो हमें ये सीखना है। तो काकीबू हमें सिखाता है कि हमें अपने डेली खर्चों में से बचत कैसे करनी है। जापान के लोगों को ये पूरा व्यवस्थित तरीका आता है। फिर वहाँ एक चीज़ और प्रचलित है, उसको बोलते हैं मोतानेई। मोतानेई होता है ग्रेटिट्यूड ऑफ द गॉड। इसको बेहतर समझने के लिए एक राइटर हैं रांडा बर्न, उनकी एक बुक है द मैजिक। जब हम द मैजिक पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए कैसे गॉड का ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हमें जो भी दिया है उनने दिया है और पर्याप्त दिया है, हमारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त है, हमें ये लेके चलना है। जापान में लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं करते। उनकी जीवन शैली इतनी अद्भुत है, वो मिलेनियर्स बिलेनियर्स जो है वो साधारण वेशभूषा में आपको दिख जाएंगे, नॉर्मली दिख जाएंगे, मेट्रो में घूमते हुए, पैदल चलते हुए, साइकिलिंग करते हुए। हमारे यहाँ शो ऑफ इतना ज़्यादा है कि कोई है या नहीं है, दिखेगा ज़रूर वो मिलेनियर और बिलेनियर। भौकाल खर्चे। भौकाल भौकाल कल्चर बहुत है। और वहाँ एक्चुअल में वो हैं, लेकिन वो दिखेंगे दिखेंगे। वो खाना खुद से उगाते हैं, फसलें खुद बनाते भी हैं और बनाने के बाद वो खुद अपना खाना तैयार करते हैं, वेस्टेज बिल्कुल नहीं करते। चीज़ों के प्रति वो इतने उदार होते हैं कि वो उतने ही कपड़े खरीदेंगे जितने उनको पहनने, वो दूसरे नहीं। जूते चप्पल सेम यही चीज़ है। वो उतने ही चीज़ों का उपयोग जितना उनको करना है वो परचेज करते हैं। हमारे यहाँ तो पता चले कि हमें चाहिए इतना और हम ले आए इतना, वो सब वेस्ट हो रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप भी उनका नाम जानते होंगे, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सर। उनकी बायोग्राफी है द सेंट ऑफ ओमाहा। उसमें उनने लिखा है कि अगर गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए आप पैसे को बर्बाद करते हैं, तो फिर ज़रूरी चीज़ की जब आवश्यकता होगी, तो आपको उस चीज़ को बेचना पड़ेगा या कहीं और कुछ और चीज़ बेच के आपको पैसे लाने पड़ेंगे। इसलिए आप गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसा बर्बाद मत करें। उनके 2 कोट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला तो ये हो गया और दूसरा ये कि
अच्छे समय में अगर आप पैसे को बचाते हैं तो बुरे समय में पैसा आपको बचा लेगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे वॉरेन बफे से मिली, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो इसी दिशा में मैंने भी बचत शुरू की, मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की। फिर जापान में ही एक और टेक्निक है इन्वेस्टिंग की, हारा हबीचू। हारा हबीचू में क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ है ना कि हमारे पॉकेट में जितना पैसा है हमने पूरा खर्च कर दिया आनंद के लिए, है ना? जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी शुरू से पीढ़ियों से ही ऐसी आदत डाली जाती है कि हमें इसी सिद्धांत पे काम करना है। हम हारा हचीबू के थ्रू ही काम करेंगे। और ये सिद्धांत क्या कहता है, जैसे आपके टेबल में खाना आया तो मुझे अपनी डाइट से थोड़ा कम खाना है, ये सिद्धांत है। थोड़ा कम की जो आदत होती है तो ये उनको बड़ा बना देती है। यही सिद्धांत खाने में, यही सिद्धांत पैसे में, यही सिद्धांत खर्चे करने में, सब में लागू होता है और एक्यूमुलेट होके लास्ट में ये उनको एक बड़ा आदमी बना देता है। एक जापानी से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? भाई जब भूख पर्याप्त लगी है तो कम क्यों खाना? तो उन्होंने बड़ा सटीक अच्छा जवाब दिया इसके लिए, वो भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जब पेट भर जाता है तो फिर मन भी भर जाता है, और अगर मन भर जाता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और फिर आप गर्त में जाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको फोकस्ड रहना है तो ना पेट भरना है और ना मन भरना, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं भरेंगी तभी आपकी जेब भरेगी। तो ये इस तरह जापानी सिद्धांत जो है इकोनॉमी में बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब मैंने इनको डिटेल में पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है, और मैं भी उन्हीं से प्रेरित हूँ। अध्ययन कर हाँ, अध्ययन चलता रहता है और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेता हूँ। सर, आपने तो मुझे एक तरह से झकझोर दी। और मैं खुद बहुत ध्यान से सुनता था, जैसे क्लास में हम जब पढ़ाते तो बच्चे हमें सुनते, मैं खुद ध्यान से, बीच में तो मैं एकदम भूल ही गया था कि मेरा शूट चल रहा है, मैं खो गया था। हाँ। मुझे जो इन्वेस्टमेंट वाला जो चैप्टर आया मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे खुद बहुत अकल्पनीय लगता है। और हो सकता है मैं जितना अपने मैं तो सेवा करता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा लेता हूँ लोगों से, तो इतना मैं कमा भी नहीं पाता हो सकता है लाइफ में। इन्वेस्टिंग ने मुझे दिया है, ठीक-ठाक पैसा दिया है। और मैं सबको कहता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि अगर जैसे वो बहुत ज़्यादा नहीं बचत कर पाते, तो अपने जीवन में एक नियम बनाएँ कि हम 10% जो है, अपनी इनकम का हम किसी भी तरह से हो जाए, हम बचाएँगे ही बचाएँगे। और अगर वो 10% भी बचाते हैं, मतलब अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है, तो 10 रुपए भी बचा रहा है, तो ये भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे आर्बिट्रेज फंड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं मार्केट में। डायरेक्ट शेयर नहीं भी खरीदते हैं, मत खरीदें, थोड़ा सेफ साइड लेके चलें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप अपनी टोटल कमाई का 10% भी लॉन्ग रन तक, लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आपको वेल्दी बना के छोड़ेगा। आप मिलेनियर्स तो बने ही हैं, इतना तय है। 100 रुपए की बचत भी आपको मिलेनियर बना देगी, सोचिए। कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है। और वो वाला कोट तो है ही कि अगर आप कंपाउंडिंग नहीं जानते हैं तो आप चुकाते रहेंगे, और जानते हैं तो कमाते रहेंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखिए 1 लाख की सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी आज लोन के चक्कर में फंसा हुआ है। एक्चुअल में वो ये नहीं जानता कि मुझे पैसे का मालिक बनना चाहिए कि पैसे का गुलाम। लोग ये जानते ही नहीं। तो हमें पैसे का मालिक बनना है, ना कि गुलाम। भाई हमने पैसे ले लिए, अब हम कमा रहे हैं लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी, और हमारी कमाई पूरी जा रही है लोन की ईएमआई में, गाड़ी की ईएमआई में, घर की ईएमआई में। तो हम गुलाम हो गए ना, सीधा-सीधा, कि हम तो बाजार के लिए कमा रहे हैं, हम तो बैंक के लिए कमा रहे हैं, हम तो अपने लिए कमा ही नहीं रहे। तो जब आप कंपाउंडिंग सीखेंगे, इन्वेस्टिंग सीखेंगे, तब आप सीखेंगे कि आपको मनी का मास्टर कैसे बनना है। अच्छा। नहीं तो आप वही स्लैब रहेंगे। सर, मैंने ये देखा है कि जब से वेब सीरीज और फिल्म्स में ब्लैक स्कॉर्पियो, थार, ये चीज़ें दिखाई जाने लगी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जाने लगी हैं, कॉस्टली लेविस चीज़ें दिखाई जाने लगी हैं, तो इंडिया में ईएमआई कल्चर बहुत हद तक बढ़ हो गया है। बहुत। आज एक नॉर्मल व्यक्ति भी है तो उसकी मिनिमम कार की ईएमआई तो चल ही रही है। हुँ, हुँ। अब
कार की नहीं चल रही तो आजकल तो ईएमआई मतलब मैं देख रहा हूँ सर, स्नीकर्स लोग ले लेते हैं 2 लाख रुपए की ईएमआई। बिल्कुल। मतलब जूता से आप कुछ अरे उनके फोन्स, उनके जूते, उनके यहाँ तक कि अब शादी कर रहे हैं तो वेडिंग के लिए ईएमआई, ये सब क्या है? सर मतलब एप्पल का जो ट्रेंड बढ़ा है हाँ। यूज कुछ नहीं है, कुछ बस वो अपनी पिक्चर्स ही क्लिक कर रहे हैं सोशल मीडिया की, बट वो जो ट्रेंड बढ़ा है मतलब लोग ईएमआई में फोन ले रहे हैं। बिल्कुल, सब चीजें जरूरत की जितनी गृहस्थी की जितनी चीजें हैं वो सब ईएमआई पे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप एक कॉस्टली फोन ईएमआई में ले लेते तो चलाने के लिए भी तो समय चाहिए, तो जब आप चलाते तो आपको समय भी जा रहा होता है कहीं ना कहीं। सर ये कहीं ना कहीं ईएमआई कल्चर आपको गरीब बनाता है। हाँ, बन ही रहे हैं लोग, उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, कमा रहे हैं लेकिन चुका रहे हैं। इस तरह से उनका बहुत सारा वेल्थ जो है वो दूसरों के जेब में जा रहा है, उनके जेब से निकल के। और प्रॉब्लम सर ये नहीं कि आप ईएमआई में चीजें खरीद रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि आप लग्जरी की चीजें, हाँ, प्रॉब्लम है कि आप अपने डेली यूज की चीज ईएमआई में ले रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस के लिए कोई चीज ले रहे हैं, कोई मशीन आपने ईएमआई में उठा ली, कोई आपने एक लोन उठाया का आपकी ईएमआई पे, व्यवसाय में लगा रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो ठीक है। बिल्कुल। आप वो अपने घर की जरूरत की चीजें नहीं है, लेविशनेस की चीजें हैं, आपकी लग्जरी की चीजें, उसको आप ईएमआई में उठा रहे हैं। ये कार की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इंडिया में 50% 60% जिनके पास भी कारें हैं उनमें से 60% लोग तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। यूज भी नहीं करते। मंथ में 2 दिन 4 दिन वीकेंड में घूमने के लिए यूज करते होंगे, बट वो है ईएमआई पे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अपने सनातन में एक सिद्धांत है, एक बात है जो ये सिखाती है, आपने भी सुना होगा, कि इच्छाएं सबकी पूरी होती हैं और हसरतें सबकी अधूरी रह जाती हैं। तो जब इच्छा, मतलब जब जरूरत होगी आपको, जैसे आज आप छोटा काम कर रहे हैं तो आज आपका काम बाइक में हो जा रहा है, कल को जब आपका काम बड़ा होगा तो ईश्वर आपको खुद ही उस लायक बनाएंगे और आपके पास कार भी आ जाएगी। जब आप उस लायक बनेंगे तो आपके पास घर भी आ जाएगा, जब आप उस लायक होंगे तो आपके पास वेल्थ भी हो जाएगा। तो जरूरत के हिसाब से अगर आप चीजें करते हैं तो सब धीरे धीरे होता जाता है। लेकिन इच्छा के लिए आप करते हैं तो आप नीचे जा रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर ये स्टेप उठा रहे हैं तो आप धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं, ये तय है। और हमारा यूथ आज यही कर रहा है। सर अगर कोई बच्चा 10th के बाद 11th में बायोलॉजी चूज करता है तो सर उसको फिर आगे कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, क्या क्या स्ट्रीम्स में आगे बढ़ सकता है सर? आफ्टर 12th अगर उसने बायोलॉजी से अपना स्ट्रीम तय कर रखा है और वो 12वीं पास आउट होने के बाद, बहुत सारे लोगों का तो एक सपना होता है कि हम एमबीबीएस ही करें। अगर आप वो चूकते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है, कोई ये सोच लेते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं, अब आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे ब्रांचेज हैं जो आपको आगे अपना करियर बनाने में और सुनहरा करियर बनाने में मदद करेंगे। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं, आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, आप मेडिसिन के फील्ड में आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक फील्ड होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। एक बायोडायनेमिक्स होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। आप साइकोलॉजी में जा सकते हैं, आप साइकोथेरेपी में जा सकते हैं। एक सब्जेक्ट होता है फिजियोग्नोमी बोलते हैं, मतलब फेस रीडिंग, आज के चेहरे के एक्सप्रेशन से आप हाव भाव पढ़ लेते हैं, लोग ही पढ़ लेते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। वेटनर वेटनरी में जा सकते हैं, वेटनरी सर्जन बन सकते हैं। डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जो अभी भी अनछुए हैं, लोग नहीं जानते हैं। लोगों को ट्राई करना चाहिए। अगर एक फील्ड मिस हुआ है तो ऐसा नहीं कि करियर ख़त्म हो गया है। क्योंकि सर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, योगा और ढेर सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशंस। आप अपना करियर बनाएँगे जब आप फ़ोकस्ड हैं, पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब लोगों के पास नॉलेज कम होता है, तब घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनको नॉलेज है तो जिस फील्ड में नॉलेज है उस फील्ड में उनका करियर है, क्योंकि ज्ञान की हर जगह कद्र है। और अगर ज्ञान है तो वो तो अपनी स्थापना वो खुद ही करेगा, कहीं ना कहीं तो स्थापित हो ही जाएगा वो। सर क्योंकि सर 12th के बाद नीट नीट वालों को बस है कि डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर तो फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, प्रेफरेंस है। डॉक्टर भी बहुत लंबा चार्ट बहुत। है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में चीजें अभी मिलती रहेंगी। अभी आप सोचिए कि जेनेटिक्स में इतनी
गहरी स्टडी है। आप जेनेटिक्स की दुनिया में घुस जाएंगे, अनंत है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी में घुस जाएंगे, खगोल शास्त्र, चांद तारे ग्रह नक्षत्र, ये इतना बृहद क्षेत्र है, कोई घुस जाए अपने आप। नीचे बहुत लंबा चार्ट है, आप तो सर्च करने की जरूरत है। सर्च करने की बात बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको तलाश करना है कि मैं अपना करियर कहाँ बिल्डअप कर सकता हूँ। एक करियर काउंसलिंग करें, एक काउंसलर की मदद लें और बस लोगों को सलाह दें, अपने कोचिंग में बच्चों को, अपने शहर के यूथ को, कि निराश नहीं होना है। अगर इसमें आप अच्छा कर ले जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं भी करके रखे हैं तो आगे रास्ता बहुत लंबा है, कुछ ना कुछ आपके लिए है। सर जब मैंने ये देखा कि इंडिया में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम स्किल डेवलपमेंट में हो रही हैं, या उनका फिजिकल मेंटल ग्रोथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता उनके एकेडमिक एजुकेशन के साथ में, तो सर जब मैं वाईजीसी डेवलप किया तो मैंने सबसे पहले यथार्थ को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों किया। आप मुझसे तो पढ़ ही रहे हो, बट आप ऑनलाइन भी इंडिया में बहुत अच्छे टीचर जो मुझसे बहुत ज़्यादा ना इस पॉइंट ऑफ व्यू जिनका, आप उनसे भी पढ़ो, और ये फैसिलिटी आपको वाईजीसी में ही है। आफ्टर डेट जब आप वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास खत्म किए, आप कसरत चलाओ 30 to 45 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज करिए। आफ्टर डेट वहाँ पे 400 to 500 गुड बुक्स हैं, आप उनको रीड करो, इन जियो पॉलिटिक्स, इन्वेस्टिंग के फील्ड में, सेल्फ हेल्प बुक। आफ्टर डेट मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद देन आपकी अपने घर जाओ। वीकेंड में हम 2-3 दिन ऐसा रखते हैं कि यथार्थ ट्यूशन स्टूडियो हम बच्चों से काम लेते हैं, कुछ ना कुछ हम उनको टास्क देते हैं, बच्चा में साइन करके दे, कम्युनिटी पोस्ट डलवाना, कोई शॉर्ट्स बनवाना, कई बार हम उनको शूट में लेके चलते हैं। सर उससे क्या होता है, उनके अंदर धीरे धीरे अपने आप स्किल्स आने लगती है, लर्निंग एटीट्यूड बहुत फास्ट मल्टीपल, बिल्कुल फास्ट लर्नर बनते हैं। सर एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मुझे एक काम डिलीवर करके देना है, पर्टिकुलर मेरे पास डेडलाइन नहीं है, मुझे इतने में करके देना है। तो सर मैं लोगों से यही कोशिश करता हूँ कि ये कल्चर हमारे जो स्कूल हैं वो भी थोड़े 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 अपने यहाँ लाएं, क्योंकि सर स्कूल में स्पोर्ट्स की जो हालत है जो मैं देखता हूँ, भाई किसी से छुपा भी नहीं है। एक पीटी टीचर, 2 पीटी टीचर एक मैक्सिमम स्कूल में है, और उनका सिर्फ काम है स्टाफ रूम में बैठे रहना, वो सभी लोग नहीं वर्क करते हैं। हो सकता है किसी स्कूल के इंडिविजुअल पीटी टीचर बहुत मेहनत करते होंगे, मेरा उनको बहुत बहुत प्रणाम है, बट मोस्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बच्चे से फुटबॉल लेके निकल जाते हैं खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, पर उनको बेसिक टेक्निक्स नहीं पता है। अगर आप किसी से पूछिए फुटबॉल क्लब्स के नाम, तो 4-5 फुटबॉल क्लब के नाम भी नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाते। मतलब एक सेंस ऑफ एजुकेशन फॉर स्पोर्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। मिस है। टैलेंट मिसिंग नहीं है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी अदर सब हर चीज में। और सर हम अगर अपने से चाइना को कंपेयर करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान को तो कंपेयर नहीं ही करना, नहीं नहीं, क्योंकि वो तो नीचे ही है, उनके पास जो कटोरा हाथ में है ही, वो उनसे तो कंपेयर नहीं करना है। वो तो दिशा ही गलत है। बट कहीं ना कहीं कुछ सत्ताधारी पार्टियों का हमेशा ये रहता है कि नहीं पाकिस्तान उनका बेस्ट है, मतलब वो तो उनका खाना हजम नहीं होता, हाजमुखला की टैबलेट है उनके लिए पाकिस्तान। सर हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करें, क्योंकि जब हम ऊपर वाले से कंपेयर करें कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। सर चाइना में देखिए कितना अच्छा उन्होंने स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, और सर उनके यहाँ सर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं सर अगर दुश्मन से भी सीख मिले तो सीख ले लेंगे। बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। अगर वो जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, अपने यूथ को तैयार कर रहे हैं स्पोर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए, तो हमें भी उनसे सीखना है और सीखना भी चाहिए। मुझे उनके सबसे बेस्ट शाओलिंग स्कूल्स लगते हैं, हाँ, बहुत प्यारा कल्चर होता है सर। मतलब कि अगर आपने वो बैक टू बेसिक सिखाते हैं ना, वो आपको ये सिखाते हैं कि आप बिना संसाधनों के भी महान कैसे बन सकते हैं, और यही चीज सीखनी चाहिए और इसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और एक्चुअल में यही आपको इस्टेब्लिश करेगी। सर कम शब्दों में कहा जाए तो आपने पत्थर भेजा, वहां से उन्होंने तरंग के शंकर निकाल। हाँ, सर ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है, ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन है सर, क्योंकि मेरा भी रेसिडेंस सतना में है और आपका भी रेसिडेंस सतना में है। मैं अपने सारे गेस्ट से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछता हूँ, सर आपका सतना के यूथ को लेके क्या मैसेज हो, ओवरऑल यूथ को भी और सतना में जो यूथ आप देख रहे हैं सर उन्हें भी। देखिए मेरी सबके लिए एक सलाह है। सबसे पहले, जीवन का असली आनंद है स्वस्थ शरीर में, तो सबसे पहले तो आप फिट हो जाएं, अपनी फिटनेस को लेकर कुछ ना कुछ करें जो भी आप कर सकते हैं। देन अच्छे अटायर में रहें, क्योंकि अच्छा दिखेंगे तो लोग अच्छा फील करेंगे आपको देख के, और आप खुद भी अच्छा फील करेंगे। उसके बाद आपको अपने माइंड को ब्रॉड करना है, अपना माइंड सेट प्रॉपर रखना है, तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करें, अच्छी संगत बनाएं,
जिस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। वो कोई बंदा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन पता चले उसके साथी संगति सब छपरी हैं। तो उसको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि आपका जो सराउंडिंग है वही आप हो। आप ये मान लो, जो भी आपका सराउंडिंग है वही आपका निर्माण करता है, इसलिए उस पे भी प्रॉपर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना हो, जितना हमारे जेब में है उससे कम ही खर्च करें और इन्वेस्टिंग की ओर आगे बढ़ें, ताकि आप धनवान बने, अपना सपना धनवान बने, सुख और समृद्धि के साथ सपना आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें। बस मेरी यही सलाह है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सर। आपसे बहुत अच्छा लगा सर, बात करके बहुत आनंद आया। मैं सर उम्मीद लगाता हूँ कि लोग हमारे एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सर लोग अपने लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करें। और सर हम लोगों की उम्मीद लगाते हैं कि आप भी खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे और बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवर चैनल। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए लाते रहेंगे। और प्लीज़ शेयर करें ताकि हमारी बात लोगों तक पहुँचे, लोग अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। बहुत बहुत प्रणाम।